अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज जिस टॉपिक की हम बेसिकली बात करने वाले, टॉपिक तो नहीं है बेसिकली, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द प्रीलियम एग्जाम पेपर ऑफ पीसीएचएस कॉलेज। ठीक है, तो जोलॉजी के पेपर की हम बात करेंगे और पूरे के पूरे पेपर को हम इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास। सेक्शन ए इज एमसीक्यू एंड देन सेक्शन बी इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं भाई। सेक्शन ए के अंदर जो पहला एमसीक्यू है दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स का मतलब है जो आपके पास किडनी कॉर्टेक्स है। रीनल कहते हैं किडनी को। सो इट प्रोड्यूसेस एन इंपॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। तो भाई किडनी ऐसा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है जो जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले एरिथ्रोपोइटिन। यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन ही की वजह से आपके आरबीसी की फॉर्मेशन होती है और आरबीसी का बनना है हेमेटोपायोसिस। ठीक है, हेमेटोपायोसिस, हेमेटो कहते हैं ब्लड को, ठीक है, पायोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो हिमेटोपायोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एरिथ्रोपोइटिन की वजह से होता है, नॉट ल्यूकोपोइटिन, नॉट थ्रोम्बोपोइटिन, नॉट रेनिन। रेनिन का काम, भले से रेनिन किडनी से ही रिलीज हो रहा है बट स्टिल इसका काम जो है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर मिसकैरेज। ठीक है, मिसकैरेज क्या होता है कि भाई अगर 20 या 24 वीक से पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए, दैट इज बेसिकली मिसकैरेज। अब एक वो होता है जो नॉर्मली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी खुद करवाई जा रही होती है, दैट इज अबॉर्शन। ठीक है, उसके अलावा मिसकैरेज क्या है, अगर नॉर्मली हो रही है, नेचुरली हो रही है, किसी भी कॉज की वजह से, अगर वो किसी भी कॉज की वजह से हो रही है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट, नेचुरल कॉज है, तो फिर आप उसको जो है वो अबॉर्शन नहीं कहते, उसको आप मिसकैरेज कहते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मेडिकल टर्म फॉर मिसकैरेज, ठीक है, मिसकैरेज की मेडिकल टर्म क्या है, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या इट इज कॉल्ड नेचुरल अबॉर्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अचानक से हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली नेचुरल रीजन है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर व्हाट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जो आप खुद करवा रहे हो, दैट इज नॉट मिसकैरेज। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो यूट्रस के अलावा कहीं भी हो सकती है, सही है। फॉर एग्जाम्पल फैलोपियन ट्यूब में हो गई, दैट इज एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता है, अगेन ऑप्शन डी ऑब्सलीट हो गया। अच्छा, सिंसीशियम। सिंसीशियम एक साथ मसल का कॉन्ट्रैक्ट करना, सिंसीशियम इज द फीचर ऑफ विच मसल। ठीक है, तो स्मूथ मसल का ये फीचर नहीं है, स्केलेटल मसल का ये फीचर नहीं है। कार्डियक मसल्स आर कॉल्ड सिंसीशियल मसल्स। यस, कार्डियक मसल्स आर कॉल्ड सिंसीशियल मसल, अनस्ट्राइप्ड नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। चलो अब आ जाओ आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के ट्रॉफिक हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट इफेक्ट द रिलीज ऑफ विच हार्मोन। ठीक है, डायरेक्टली ट्रॉफिक हार्मोन जो कहां से निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को आप मास्टर ग्लैंड कहते हो क्योंकि वो तमाम ग्लैंड्स को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। वहां से क्या रिलीज होता है, ट्रॉफिक हार्मोन, जो दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन करवाते हैं। सवाल ये होता है कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होके दूसरे हार्मोन की उसको डायरेक्ट रिलीज करवा रहे होते हैं। तो भाई पैराथायराइड हार्मोन के लिए कोई ट्रॉफिक हार्मोन डायरेक्टली रिलीज नहीं हो रहा, इसी तरीके से कैल्सिटोनिन के लिए भी नहीं है। एपिनेफ्रिन इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जबकि अगर मैं थायरॉक्सिन की बात करूं, यस, थायरॉक्सिन इज रिलीज्ड बाय एक्चुअली द ट्रॉफिक हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब होता क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टीएसएच आता है और आके थायरॉक्सिन को ज्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज कराता है। सर कैल्सिटोनिन क्यों नहीं, क्योंकि कैल्सिटोनिन डायरेक्टली रिलीज नहीं हो रहा, सिंपल। ओके, सो की हार्मोन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर मैं बात करता हूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा हार्मोन ऐसा है जो की फैक्टर का काम करता है, तो अगेन, ठीक है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की अगर मैं बात करूं, यस, ईस्ट्रोजन इज अ हार्मोन जो कि की फैक्टर का काम कर रहा है। फिर आता है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोजेस्ट्रॉन इज अगेन रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका मतलब है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दोनों रेगुलेट कर रहे होते हैं।
टेस्टोस्टेरोन, नो, टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई काम नहीं है। सर सवाल ये होता है कि ईस्ट्रोजन का क्या काम है? ईस्ट्रोजन का काम है भाई आपकी एंडोमेट्रियम को थिक करवाना, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्रोलिफरेटिव फेज नॉर्मली ईस्ट्रोजन की वजह से ही चल रहा होता है ना। अच्छा, फिर हमारे पास आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम बनता है? देखो, प्रोजेस्टेरॉन का काम है बेसिकली उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करना, और सिक्रीटरी फेज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का बड़ा मेजर रोल है। इसका मतलब है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 2। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइनोवियल जॉइंट? इनमें से कौन सा साइनोवियल जॉइंट नहीं है? सैडल जॉइंट इज द टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। पिवट जॉइंट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट। जबकि मैं बात करता हूँ सिम्फाइसिस प्यूबिक या प्यूबिक सिम्फाइसिस की, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट नहीं है, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज बेसिकली क्रेटिनिज्म, ठीक है। क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड बाय द लो लेवल्स ऑफ, ये अब ये क्रेटिनिज्म होता क्या है भाई? बेसिकली अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, हाइपर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो उसके नतीजे में आपको क्या देखने को मिलता है? क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हो सकता है? आमतौर पे ये आपको बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, क्यों हो सकता है भाई? फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन की कमी हो गई है, तो इसका ताल्लुक कैल्शियम से भी नहीं है, सोडियम से भी नहीं है, पोटासियम से भी नहीं है, इसका ताल्लुक आयोडीन से, ठीक है। आयोडीन इज द राइट आंसर। ओके, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not an excitatory neurotransmitter? इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो एक्साइटेटरी नहीं है? एपिनेफ्रीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्साइटेटरी है, सेरोटोनिन अगेन एक्साइटेटरी है, डोपामीन एक्साइटेटरी है। जबकि अगर मैं बात करूं ग्लाइसिन की, ठीक है, ग्लाइसिन की, या गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड जिसे आप गाबा कह रहे हो, या ग्लूटामेट की, या एस्पार्टेट की, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक्साइटेटरी नहीं है, इनहिबिटरी है। एक्साइटेटरी का मतलब है एक्साइट नहीं कर, एक्साइट कर रहे हैं, और इनहिबिटरी का मतलब है इनहिबिट कर रहे हैं। तो ग्लाइसिन इज द एग्जांपल ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एजिंग, ठीक है। अब अगर मैं एजिंग की बात करता हूं, तो बेसिकली जो एजिंग है, एजिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब एजिंग क्यों होती है? देखो, एजिंग होने का एक जो मेजर रीजन है ना, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्यूलर प्रोसेसेस। होता क्या है, नॉर्मली सेल्यूलर प्रोसेस जो है वो कम हो रहे होते हैं, सेल्यूलर प्रोसेसेस में रिडक्शन आ रही होती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है? एजिंग देखने को मिलती है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, नो, म्यूटेशन जरूरी नहीं कि म्यूटेशन हो, ठीक है। उसके अलावा सेसेशन ऑफ माइटोसिस, नॉट प्रिसाइजली माइटोसिस की सेसेशन होना जरूरी नहीं है, सही है। जाहिर सी बात है, अगर एजिंग हो रही है तो माइटोसिस भी तो चल रही है ना, एपिथेलियल सेल के अंदर नॉर्मली माइटोसिस चल रही होती है, तो ये चीज तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती। अच्छा, फिर हमारे पास आता है द रिडक्शन इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन नॉर्मली चल रही होती है, तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं दैट इज ऑप्शन सी, द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलर प्रोसेस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन रिजल्ट इन द डैश मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि डीपोलराइजेशन किस वजह से होती है? सोडियम आयन के आने की वजह से। अच्छा, फिर रीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? पोटेशियम आयन की वजह से। अब ये तो नॉर्मली हो गई बात हमारे पास डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन की, ठीक है। पोलराइज स्टेट के अंदर नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अब आ जाओ जरा इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जस्ट सी, दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द क्लोराइड आयन, ठीक है। अब अगर नॉर्मली आपको पता है कि मेम्ब्रेन नेगेटिव है अंदर की तरफ से, बाहर पॉजिटिव है, ठीक है, इसके कई सारे रीजंस हैं। अब अगर मैं और क्लोराइड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इसको अंदर लेकर आता हूं, तो इसकी वजह से क्या होगा? अंदर नेगेटिव आइंस की ज्यादती होगी, अंदर नेगेटिव आइंस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलेगी।
सो दिस इज द राइट आंसर, हाइपरपोलराइजेशन। अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन द, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि स्पर्म ओवम के साथ जो फ्यूज करता है वो कहाँ करता है? यूट्रस के अंदर तो इम्प्लांटेशन होती है, नो। अच्छा, वजाइना के अंदर इट इज बेसिकली एन ऑर्गन जिसमें क्या हो रही होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है नॉर्मली, सही है। तो नो। फैलोपियन ट्यूब, यस, फैलोपियन ट्यूब, जिसे आप ओविडक्ट भी कहते हो, बेसिकली इसी में आपको पता है ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है। कहाँ होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी? अगर आपसे पूछ लिया जाए, एम्पुला के अंदर हो रही होती है नॉर्मली। सो दिस इज द राइट आंसर, सर्वेक्स के अंदर नहीं होती, ठीक है, सिंपल, सी इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन न्यूरॉन ग्रुप ऑफ डैश इज कॉल्ड नीजल्स बॉडी, ठीक है। नीजल्स बॉडी के आप कैसे कहते हो? बेसिकली जब राइबोसोम जो होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं न्यूरॉन के अंदर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड नीजल्स बॉडी, ठीक है, नीजल्स ग्रैन्यूल्स या नीजल्स बॉडी। क्यों? क्योंकि देखो, न्यूरॉन के अंदर आपने बनाना है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर अगेन प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? राइबोसोम चाहिए। तो वहां पे दे आर नोन एज नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेल्स एफएसएच प्रोमोट द डेवलपमेंट एंड द मेच्योरेशन ऑफ, ठीक है। एफएसएच क्या करवा रहा होता है? एफएसएच मेल्स के अंदर क्या करवा रहा होता है, किसकी डेवलपमेंट करवा रहा होता है? अब आपको पता है एफएसएच फीमेल्स के अंदर तो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है, मेल्स के अंदर ये किसकी ग्रोथ करवाता है? मेल्स के अंदर ये स्पर्म सेल्स की ग्रोथ करवाता है, नॉट टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि आपको पता है टेस्टोस्टेरोन एलएच की वजह से रिलीज होता है। अच्छा, एग सेल्स तो मेल्स के अंदर होते ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पोलर सेल्स, नो। सिंपल हो गया मामला। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब है? मेरी बॉडी अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगी। माइग्रेन, नो, माइग्रेन इज नॉट अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलाइटिस इज अगेन नॉट अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पार्किंसंस डिजीज, इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, एजिंग के साथ, एज के साथ साथ ये बढ़ रहा होता है, ये ऑटो इम्यून नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द राइट आंसर, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर बेसिकली बॉडी, फॉर एग्जांपल आपको पता है ना, ये एक्सॉन है, ये माइलिन शीट है, मेरी बॉडी अपने ही सेल्स के माइलिन शीट पे हमला करना शुरू कर देती है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यस, सी इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पावलोव, ठीक है, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ, ठीक है, पावलोव ने किसके बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज बेसिकली डॉग वाला एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उसने क्या किया था, बेल बजाई थी, फिर सलाइवेशन हुई थी, ठीक है। तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग वाला एक्सपेरिमेंट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग वाले उस पे काम किया था, जिसके अंदर उसने डॉग पे काम किया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, नेस्ट बिल्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको पता है नॉर्मली नेस्ट बिल्डिंग यानी कि अपना जो ये छत्ता बना रहे होते हैं या अपना जो घोंसला बना रहे होते हैं, घोंसला इज द राइट वर्ड, घोंसला जो बना रहे होते हैं बेसिकली, ये इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट बिहेवियर, ठीक है। इनेट बिहेवियर, या जैसे आप ये कह सकते हो कि इनबॉर्न बिहेवियर, बाय बर्थ मौजूद है। सो इनेट बिहेवियर है नेस्ट बिल्ड होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑल एक्सेप्ट डैश आर ओरिएंटेशन बिहेवियर, ठीक है। अब ये ओरिएंटेशन बिहेवियर क्या है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव करे और अपनी डायरेक्शन को चेंज करे इन रिस्पॉन्स टू दी सोर्स ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है। दैट इज बेसिकली ओरिएंटेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फोटोटेक्सिस की, फोटोटेक्सिस का क्या मतलब है? फोटोटेक्सिस का मतलब है कि भाई लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो रही है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है क्या? फिर हमारे पास आता है थिग्मोटेक्सिस, टच की वजह से जो मूवमेंट हो रही है। उसके अलावा हमारे पास आता है हाइड्रोटेक्सिस, ठीक है। ये तीनों जो मूवमेंट्स है ना, दैट इज बेसिकली ओरिएंटेशन बिहेवियर। इनमें से कौन सा ओरिएंटेशन बिहेवियर नहीं है? सही है, तो ए, सी और डी तो ओरिएंटेशन बिहेवियर है। काइनेज की अगर मैं बात करूं, ये एक एंजाइम है, ठीक है। हो सकता है ये मिसप्रिंटिंग हो, ये काइनेजेस होना चाहिए। काइनेजेस
इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ नॉन कंडीशनिंग मूवमेंट। वैसे यहाँ पे काइनेज लिखा हुआ है, काइनेज एक एंजाइम होता है, बस इतना याद कर लो। अच्छा, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बेसिकली, सो बी इज द राइट आंसर, एक्सेप्ट पूछा है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी बी सोसाइटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बिहेवियर। हनी बी सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो हनी बी की जो सोसाइटी है ना वो किसकी एग्जाम्पल होती है? बेसिकली इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एल्ट्रुइज्म, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसके अंदर नॉर्मली होता क्या है? इसके अंदर नॉर्मली एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें दूसरे, फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास हनी बी होती हैं, हनी बी में आपने देखा होगा वर्कर्स भी क्या करते हैं, वर्कर्स भी बेसिकली हाइव को क्रिएट करते हैं, हाइव को यानी कि जो छत्ता होता है उसको डिफेंड करते हैं। किसके लिए? बेसिकली क्वीन बी के लिए। तो बेसिकली ये क्वीन बी के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं क्वीन क्वीन बी के ऊपर। दैट इज बेसिकली एल्ट्रुइज्म, ठीक है। सो लर्निंग नहीं हो सकता, कंडीशनिंग नहीं हो सकता, इम्प्रिंटिंग नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग क्वेश्चन की बात करूं, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई आर मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स को आप साइनोवियल जॉइंट्स क्यों कहते हो? अब अगर मैं मूवेबल जॉइंट्स की बात करूं तो इनको साइनोवियल जॉइंट कहने की वजह क्या बनती है? देखो बेसिकली जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं उन्हें आप साइनोवियल जॉइंट इसलिए कहते हो, फॉर एग्जांपल समझो दिस इज अ बोन, ठीक है, दिस इज अ जॉइंट। अब ये देखो ये एक मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो बेसिकली इस साइनोवियल, इस मूवेबल जॉइंट के अराउंड आपको एक कैविटी नजर आएगी। दिस कैविटी इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ना, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। इस साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, जब आप जॉइंट को मूव करोगे तो बोन एक के ऊपर एक मूव करेगी, उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है। अब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, अल्टीमेटली जॉइंट टेयर हो सकता है। तो नेचर ने क्या रखा है? फ्लूइड रखा है ताकि ल्यूब्रिकेट किया जा सके। तो क्योंकि यहाँ पे साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है, इसीलिए मूवेबल जॉइंट को आप क्या कह रहे हो? मूवेबल जॉइंट को आप साइनोवियल जॉइंट कह रहे हो। इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल सी है, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स, ये तमाम जॉइंट्स जो है वो साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल के अंदर आता है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर वन इज क्वाइट क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, why animals excrete different types of excretory waste, ठीक है। एनिमल डिफरेंट तरह की excretory waste क्यों excrete कर रहे हैं? बेसिकली एनिमल्स, डिफरेंट तरह के एनिमल्स डिफरेंट excretory waste इसलिए excrete आउट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी उनके इनकी फिजियोलॉजी के अंदर फर्क होता है, उनकी डाइट के अंदर फर्क होता है, उनकी हैबिटेट के अंदर फर्क होता है, उनकी इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन के अंदर फर्क होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं प्राइमरी टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करता हूँ, वो अमोनिया है, ठीक है। जो सबसे प्राइमरी वेस्ट है अमोनिया, ये अमोनिया जो है ना, ये कौन एक्सक्रीट कर रहा होता है? आमतौर पे एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। कौन कर रहा होता है? एक्वाटिक एनिमल, जो पानी में रहते हैं। अब ये एक्वाटिक एनिमल क्यों एक्सक्रीट कर रहे होते हैं? क्योंकि ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है तो बहुत टॉक्सिक, लेकिन वाटर में बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए ये वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो जमीन पर रहते हैं, वो आमतौर पे यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया आमतौर पे जो है वो लेस टॉक्सिक होती है, लेकिन ज्यादा वाटर कंज्यूम करती है। इसी तरह अगर बर्ड्स और रैप्टाइल्स की बात करूं, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। अब आमतौर पे यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं जो नॉन टॉक्सिक है, सही है। तो बेसिकली ये जो सारी डिफरेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ये क्यों है? क्योंकि इनको वाटर कंजर्व भी करना है, और जाहिर सी बात है दे एक्चुअली नीड टू बैलेंस द टॉक्सिसिटी। तो इस वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? डिफरेंट तरह की एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलती है। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वाई टेस्टिस डिसेंड डाउन इन मेल फीटस बिफोर बर्थ, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है कि टेस्टिस की जो डेवलपमेंट होती है वो एब्डोमेन के अंदर होती है, लेकिन होता यह है कि बर्थ तकरीबन 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये टेस्टिस, ये जो टेस्टिस हैं, ये एब्डोमेन से निकल के स्कॉटम के अंदर यानी कि बॉडी के बाहर आ जाते हैं। क्यों आते हैं भाई?
बेसिकली इसलिए आते हैं क्योंकि जो ये जो टेस्टिस है ना, इनके अंदर होनी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, ये बॉडी से 1 से 2 टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे होती है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी के टेम्परेचर से कम होती है, बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हो रही होती है। तो नेचर ने इन टेस्टिस को बाहर रखना होता है ताकि ये एक कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चला सके। अब इसीलिए टेस्टिस डिसेंड कर जाते हैं बट से पहले। चलो, फिर हमारे पास आता है डिस्क्राइब द 2 रीजंस विच डिस्टर्ब द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, वो कौन से 2 ऐसे रीजंस हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आपसे 2 पूछे तो आप 2 याद कर लो। ठीक है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज बेसिकली, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं एंड देन वी विल राइट हियर। ठीक है, चलो, ओके। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, किसी भी वजह से वो ओव्यूलेशन ही नहीं हो पा रही। अब ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है पीसीओएस हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। एलएच ज्यादा अमाउंट के अंदर नहीं, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही, या कोई और थायराइड वगैरह का डिसऑर्डर है। एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन, फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? ये हमारे पास, ये बेसिकली ओव्यूलेशन वाला आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है ना, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव, हो सकता है किसी भी वजह से स्ट्रेस हो। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से नॉर्मली क्या होगा, स्ट्रेस जब भी होता है ना, तो स्ट्रेस की वजह से आपको देखने को मिलता है, इमोशनल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, उसकी वजह से हाइपोथैलेमस इफेक्ट हो रहा होता है ना, अल्टीमेटली उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एबनॉर्मेलिटीज, डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर क्रॉस ब्रिज फॉर्म ऑन रिसीविंग नर्व इम्पल्स ओनली। ठीक है, नर्व इम्पल्स के आने पे ही क्रॉस ब्रिजेस क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि जब तक नर्व इम्पल्स नहीं आएगा, क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। वजह, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, नर्व इम्पल्स आया, इस नर्व इम्पल्स के आने की वजह से आपको पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज हुआ? कैल्शियम रिलीज हुआ। अब ये कैल्शियम जाएगा और जाके ट्रोपोनिन पे बाइंड करेगा, ट्रोपोमायोसिन हटेगा, एक्टिन की बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी, फिर क्या होगा? क्रॉस ब्रिज बनेगा। अगर ये नर्व इम्पल्स नहीं आएगा, सार्कोमेयर से कैल्शियम रिलीज, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली कोई क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। तो अगर आप देखो, नर्व इम्पल्स और ये जो आपके पास क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है, ये कपल हुई हुई है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सिंपल। चलो, ये बहुत क्लियर हो गया। फिर हमारे पास आता है, व्हाई हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। ठीक है, हार्मोन्स को आप केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता है ये केमिकल सब्सटेंस कहां से रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब ये रिलीज कहां से हो रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। केमिकल सब्सटेंस है, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, ब्लड के अंदर जाएंगे, और जहां पे भी इनको जाके एक्शन परफॉर्म करवाना होगा, ये अपना एक्शन परफॉर्म करे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ करवानी है, मेटाबॉलिज्म या रिप्रोडक्शन या कोई मूड वगैरह से रिलेटेड काम करवाना है। तो बेसिकली ये केमिकल सब्सटेंस क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को आपस के अंदर, ताकि बॉडी सिस्टम्स नॉर्मली जो है वो हार्मनी के अंदर चल सकें। सो दे आर बेसिकली कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, क्योंकि मैसेज लेकर जा रहे हैं, दे आर केमिकल सब्सटेंस। सिंपल। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई मोरोला इज नेम। सो मोरोला को मोरोला क्यों कह रहे हैं? देखो, बेसिकली मोरोला कहने की वजह यह है कि मोरोला एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर जो जाइगोट होता है ना, ये मलबरी शेप्ड होता है। इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, मतलब आप ये समझो कि एक बॉल है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स आपने भरे हुए हैं। तो ये, इसकी जो अपेरेंस है ना, ये मलबरी की तरह नजर आती है। इसीलिए जो लैटिन जबान है ना, लैटिन जबान के अंदर मोरम मोरम ठीक है, मोरम वर्ड इज फॉर दी मलबरी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मरोला पड़ गया। सिंपल। तो बहुत सारे आपको सेल्स नजर आएंगे जिन्हें हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया?
मॉडुला पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू माइलिनेटेड न्यूरॉन कंडक्ट नर्व इम्पल्स रैपिडली देन अनमाइलिनेटेड वन? अच्छा, माइलिनेटेड न्यूरॉन ज्यादा तेजी से नर्व इम्पल्स क्यों ट्रांसमिट करते हैं एज कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड? आपको पता है कि दिस इज माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसके ऊपर ये क्या है, माइलिन शीट है, ये दूसरी माइलिन शीट है। अब नॉर्मली जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब है इनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद है। माइलिन शीट किसकी होती है? पीएनएस के अंदर ये बनी होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये बनी होती है, शॉन सेल की, जबकि सीएनएस के अंदर ये बनी होती है ऑलिगोडेंड्रोसाइट की। अब नॉर्मली होता क्या है, जो आपके पास माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ना, इसके अंदर नर्व इम्पल्स नोड ऑफ रैनवी टू नोड ऑफ रैनवी जंप करके जाता है, यानी कि यहां से जंप करके जाएगा यहाँ, फिर यहां से जंप करके यहाँ जा। तो बेसिकली जंपिंग जंपिंग नर्व इम्पल्स आपको देखने को मिलता है। अब अगर आप गौर करो तो इस तरह के जो जंपिंग नर्व इम्पल्स आपको देखने को मिलता है, इसको आप कहते हो सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब अगर इसके बरखिलाफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा नर्व इम्पल्स जा रहा है। अच्छा, ये आपको जो यहाँ पे माइलिन शीट नजर नहीं आ रही है, दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवीर। तो नोड ऑफ रैनवीर टू नोड ऑफ रैनवीर ये उछल उछल के जा रहा है, जबकि यहाँ पे इसे सीधा रास्ता पकड़ना है। अब इसकी वजह से क्या होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन ज्यादा तेजी से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करेंगे एज कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड वन के। ठीक है, चलो, ये हमारे पास हो गया रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नॉन रीजनिंग क्वेश्चन जो सिंपल, डिफाइन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी दे ट्रांसड्यूस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के आपने रिसेप्टर लिखने हैं। फिर हमारे पास आता है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर फर्क, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो आप लिख दें। ठीक है, इनलेस द वेरियस स्टेजेस इन द रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर्स। ठीक है, फ्रैक्चर की जो स्टेजेस है, फ्रैक्चर रिपेयर की जो स्टेजेस हैं वो आपने यहाँ लिखनी होंगी, सिंपल सी बात है। फिर आपने डिफरेंशिएट करना है किसको, ब्लास्टोला और गैस्ट्रोला को। ब्लास्टोला और गैस्ट्रोला को आपने क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएट करना है। फिर आपने टेटनी और टेटनस, ठीक है, टेटनी और टेटनस को डिफरेंशिएट करना होता है, टेटनी एंड टेटनस, सिंपल। अच्छा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, दो आपने करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताना है, उसकी नर्व सप्लाई बतानी, सॉरी ब्लड सप्लाई बतानी, नॉट नर्व सप्लाई। और फिर यहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास ह्यूमन ब्रेन आता है, वही सारी चीजें लिखनी होंगी, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, और फिर उसकी डायग्राम वगैरह बनानी होगी। ओके, फिर हमारे पास आता है सोशल बिहेवियर्स। ठीक है, सोशल बिहेवियर की डिफरेंट एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट, डिस्क्राइब द इवेंट इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो तीन ट्राइमेस्टर्स है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, वो तीनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपने वो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपने लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ के अंदर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो रही है, सेकंड मंथ के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही है, थर्ड मंथ के अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही है, फोर्थ मंथ के अंदर यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, हेयर नेल की फॉर्मेशन, ये पूरा आपने जो है वो इसको डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा पूरा का पूरा जो पीसीएचएस का जोलॉजी का प्रीलियम पेपर था वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, जो हमारे रीजनिंग क्वेश्चंस है ना, उनको मैंने सॉल्व करके पीडीएफ की फॉर्म में इंशाल्लाह आपको इसका लिंक अवेलेबल होगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। जो आपके रीजनिंग क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह इसका लिंक होगा, वहां से आप जो है वो सिंपल इसे डाउनलोड करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।